काम भले ही फोर्थ ग्रेड का हो, लेकिन अगर विभाग आपने सही चुना है तो आप बाबू बन जाओगे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले आपका अजमेर मंडल में जो बीएलबी अभ्यर्थी है उनके लिए मेडिकल डेट जारी हुई है, तो वो शेड्यूल यहाँ पर डाल दिया गया है। बाकी पाली, बीकानेर, चूरू मंडल की जो आपकी मेडिकल के लिए लिस्ट है वो पहले ही डाली जा चुकी है। तो कोई भी सूचना आती है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी होता है उसकी सैलरी क्या होती है, और 5 साल में अगर आप सही विभाग चुनते हैं तो अगर आप एलडीसी बनते हैं, ठीक है, बाबू बन जाते हैं, तो फिर आपकी जो सैलरी है उसमें और काम में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट देखिए, वीडियो आप शेयर कर दीजिए जो भी भाई बंधु फोर्थ ग्रेड कर्मचारी से संबंधित है, ताकि उनको भी भला हो, उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो इसके बारे में मिल सके। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोबेशन काल के दौरान, यानी पहले 2 साल में आपकी जो सैलरी होगी वो किस तरीके से होगी अगर आप फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी के पद के ऊपर लगते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 साल का जो पीरियड होता है वो अस्थायी होता है, इसमें आपको किसी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है। 2 साल है वो आपको आराम से निकालनी ही है, जाड़ बेच करके, अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी में, तो जाड़ बेच के 2 साल तो आप निकाल देना, और 2 साल में आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। फिक्स आपकी जो सैलरी है वो 12,400 रुपये प्रति माह है, ठीक है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होती हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा के नाम पर 265 रुपये हैं वो आपके हर महीने काट लिए जाते हैं। उसके बाद में जीपीएफ है, यानी जो पेंशन है उसमें भी आपका जो योगदान है वो ओपीएस लागू होने के बाद में अनिवार्य हो गया है, 1450 रुपये इसके कट जाते हैं। तो नेट इन हैंड जो सैलरी आती है वो आपकी 10,685 रुपये प्रति माह है, ठीक है। और प्रोबेशन काल के दौरान आपका डीए और एचआरए है वो नहीं मिलता। जब आप परमानेंट हो जाते हैं 2 साल के बाद में अस्थायी हो जाते हैं, प्रोबेशन के बाद में अस्थायी हो जाते हैं, तब आपका डीए और एचआरए भी चालू हो जाता है। और 2 साल पूरा होने के बाद में आपकी सैलरी में कुछ भत्ते हैं वो जुड़ना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे बेसिक पे मैंने आपको बताया 17,700 रुपये बेसिक पे है आपकी, ठीक है। और उसके बाद में आपका डीए है वो 10,620 रुपये आपको इसमें डीए का, एचआरए का आपको 1593 रुपये, और जो ग्रोस सैलरी आपकी बनती है वो 29,913 रुपये आपका टोटल वेतन इसमें बनता है। लेकिन ये आपको 29,913 रुपये इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें भी कटौतियाँ होती हैं। जैसे जीपीएफ के नाम पर, ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर 1450 रुपये है वो काट लिए जाते हैं, ठीक है। स्टेट इंश्योरेंस के नाम पर 800 रुपये है, वो आपका प्रोविजन के बाद में शुरू हो जाता है कटना, यानी 2 साल तो नहीं कटता, 2 साल के बाद में कटना शुरू हो जाता है। और आरजीएचएस मैंने आपको बताया था, स्वास्थ्य बीमा वाला 440 रुपये है वो कटता है, और टोटल जो कटौती है वो लगभग 2,500 रुपये के लगभग आपकी इसमें कटौती हो जाती है। तो जो इन हैंड हाथ में रोकड़ा आता है वो कितना आता है, देखो वो भी डिपेंड करता है ग्रामीण या छोटे शहर और बड़े शहर पर अलग अलग निर्भर करता है। जैसे ग्रामीण है तो 9% एचआरए के हिसाब से आपको 27,223 रुपये प्रति माह आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, हाथ में इतने रुपये मिलते हैं। और अगर बड़े शहरों में जैसे आप जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, इन शहरों में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 28,816 रुपये के लगभग है वो आपको इन हैंड सैलरी है वो मिलती है। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि 27 से 28,000 रुपये के करीब आपको इसमें वेतन मिलता है। अब देखो, एक मैं यहाँ पर स्लिप लेकर आया हूँ, यहाँ पर देखो बेसिक पे 17,700 रुपये है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो डीए है वो 10,620 है, एचआरए 1593 है, और ग्रोस सैलरी वो 29,913 है, और कट पिट के आपकी जो कैश इन हैंड है वो 27,223 रुपये है, ठीक है। तो ये आपको जो सैलरी मिलेगी ये स्लिप आप जब जॉब लग जाओगे उसके बाद में आपको हर महीने देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखो, सैलरी में उछाल आता है। सैलरी में उछाल कब आता है, जब आप 5 साल जॉब है वो निकाल देते हैं। 5 साल बाद में अगर आप फोर्थ ग्रेड से एलडीसी बनते हैं तब, और एलडीसी भी फोर्थ ग्रेड से सभी नहीं बनते हैं, आप जिस विभाग का चयन करते हैं अगर वो विभाग प्रमोशन लायक विभाग है तब आप फोर्थ ग्रेड से एलडीसी बन जाते हैं। देखो, एलडीसी में भी ऐसा है, जैसे एलडीसी बनते हैं तो इसमें जो अनुपात रहता है वो आपका 85:15 का अनुपात रहता है। एलडीसी में 85% तो वो है जो कि आपका जो सीधी भर्ती परीक्षा से, यानी एलडीसी की जो भर्ती निकलती है ना उसके तहत जो सिलेक्ट होकर आते हैं, तो 85% तो वहां से होते हैं। बाकी जो 15% होते हैं ये आपका जो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी होता है, फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी उसका प्रमोशन होकर के ही ये 15% जो भर्ती है, यानी आपकी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसके थ्रू ये 15% पद है वो भरे जाते हैं। तो अगर आप सही तरीके से सही विभाग का चुनाव करते हैं तो आपका 5 साल बाद में प्रमोशन हो सकता है, और प्रमोशन होने के बाद में आपकी सैलरी में भी उछाल आता है, काम का जो बोझ है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। काम के बोझ के बारे में अपन बाद में बात कर लेते हैं, एक बार अपन सैलरी की बात कर रहे हैं इसलिए उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं तो 17,700 रुपये मैंने आपको बेसिक सैलरी बताई थी। जैसे ही आप बाबूजी बन जाते हैं तो 20,800 रुपये के समथिंग आपको इसमें बेसिक सैलरी मिलेगी, यानी कि 3,000 रुपये का जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और डीए की बात करें तो वहाँ पर 10,600 के करीब वहाँ पर डीए था, यहाँ पर आपका 12,500 रुपये के करीब आपको इसमें डीए मिलेगा। एचआरए की बात करें तो यहाँ पर आपका 1,600 रुपये के करीब है, और यहाँ पर आपका लगभग 1,900 रुपये के करीब होगा। ग्रोस सैलरी वहां पर आपका 30,000 के लगभग है, और यहाँ पर आपका 35,000 से ऊपर आपको बाबूजी बनते ही आपको ग्रोस सैलरी होगी। और इन हैंड कितनी आएगी, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी की 27,000 के लगभग है, जबकि बाबूजी बनते ही आपको 31,500 से ऊपर की जो सैलरी है वो आपकी मिलेगी, यानी कि 4,500 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रमोशन का जो गणित है, बाबू आप कब बनेंगे, तो बाबू आप बनेंगे 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने के बाद में। जो विभागीय पदोन्नत है यानी प्रमोशन है
वहाँ आप पात्र हो जाते हैं, 5 साल बाद में आप बाबू बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। लेकिन अनिवार्य योग्यता भी है, अगर आप 12वीं पास किए हुए हैं और RSCIT कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तब ही आप बाबू बनेंगे, ठीक है। अगर आप 10वीं पास ही लगे हैं, आपके पास में 12वीं नहीं है, या 12वीं किए हुए हैं, कॉलेज किए हुए लेकिन RSCIT नहीं किया हुआ, जो कि मूलभूत आवश्यकता है, तब भी आप बाबू नहीं लगेंगे। तो मेरा कहना यही है, अगर आपने अभी तक RSCIT नहीं किया है तो जॉब लगने के बाद में कर लेना। 6 महीने का छोटा सा कोर्स होता है, एक छोटी सी एग्जाम लगती है, आराम से आप इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 12वीं पास और RSCIT ये कंपलसरी होना चाहिए। फायदा क्या है, सीधी भर्ती के मुकाबले में जो विभागीय प्रमोशन है उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, जिसके कारण आप आसानी से बाबू इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं कि जो 4th ग्रेड का कर्मचारी होता है और जो बाबू होता है उसके काम में भी डिफरेंस होता है। मुख्य जिम्मेदारी किसमें ज्यादा होती है, तो यहाँ पर देखिए फाइलें जो होती हैं वो एक मेज से दूसरी मेज तक ले जाने का काम 4th ग्रेड के कर्मचारी का होता है, और ऑफिस की जो देखरेख करने का काम होता है, डाक बांटने का काम होता है, वो आपका 4th ग्रेड के कर्मचारी का होता है, ठीक है। जिस भी विभाग में जहां पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है वहां पर जो अधिकारी आएगा उसके जो ऑफिस होता है उसको मेंटेन रखने का काम आपका ही होगा, है ना। वो देखते नहीं आप, लकड़ी के आगे एक बंदा मिलता है कपड़ा सारा, आपको वहां पर डस्ट है उसको क्लीन करना होता है, तो वो 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। लेकिन अगर आप LDC लग जाते हैं, बाबू बन जाते हैं, तो कंप्यूटर पर डेटा एंट्री का काम होगा आपको, है ना, लेटर ड्राफ्टिंग का काम होगा, उसके बाद में रसीद काटने का काम है वो आपका LDC का होगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम है वो LDC का होगा। यहाँ पर आपको दर दर भटकना होगा, लेकिन LDC बनते ही आपको प्रॉपर एक डेस्क मिलती है ना, एक डेस्क मिलती है, एक कुर्सी मिलती है, क्योंकि लड़ाई तो सारी कुर्सी की है ना। तो यहाँ पर आपको एक कुर्सी मिलेगी, एक प्रॉपर डेस्क मिलेगी और एक आपको सिस्टम यानी कि कंप्यूटर मिलेगा, और बैठे बैठे तो पंखे के नीचे आराम से बैठे रहना। और आजकल तो विभागों में लगभग AC लगी हुई है, तो वहां से AC में पूरे दिन आपको वहां पर बैठे रहना पड़ता है। तो ये LDC की जॉब होती है। काम के स्वरूप की बात करें तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी होता है वहां पर शारीरिक लोड है वो ज्यादा होता है, और जो फील्ड वर्क होता है वो ज्यादा होता है ना। एक रूम से दूसरे रूम में फाइलों को ले जाना, डाक बांटने वाला जो काम है, ऑफिस की देखरेख करने वाला काम है, ये शारीरिक श्रम ज्यादा होता है। लेकिन LDC बनने के बाद में आपका मानसिक श्रम ज्यादा होगा, है ना। और डेस्क जॉब है, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रॉपर डेस्क मिलती है आपको, एक कुर्सी मिलती है, सिस्टम मिलता है, वहां पर बैठे बैठे आपको काम करना पड़ता है। तो ये काम के स्वरूप के बारे में शायद आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। वर्दी देखो, 4th ग्रेड का जो कर्मचारी होता है उसकी एक वर्दी होती है ना, विभाग के अनुसार उसकी वर्दी होती है, जैसे अलग अलग विभाग में अलग अलग वर्दी हो सकती है। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि जो खाकी वर्दी है या जो सफेद वर्दी है वो 4th ग्रेड के कर्मचारी को पहननी पड़ती है। लेकिन LDC में ऐसा नहीं है, LDC में आपकी कोई वर्दी निर्धारित नहीं है, यानी कि फॉर्मल जो कैजुअल ड्रेस है वो पहनकर भी आप ऑफिस में जा सकते हैं, रोजाना नई नई ड्रेस पहनकर जा सकते हैं, खाकी वर्दी की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में पब्लिक डीलिंग का काम यह है कि जैसे 4th ग्रेड के जो कर्मचारी होता है उसका बहुत कम पब्लिक के साथ में डील करने का काम होता है। मुख्य काम जो होता है वो स्टाफ की मदद करने का ही काम होता है 4th ग्रेड के कर्मचारी का। लेकिन LDC बनने के बाद में सीधे आम जनता के साथ में आपका काम होता है, जैसे प्रमाण पत्र है वो बनाने का, प्रमाण पत्र का आवेदन भरने का, और जो आपकी इंक्वायरी है, पूछताछ करने का काम है, ये सारे निपटाने के काम है वो आपके LDC के होते हैं। तो बाबू की काफी पूंछ होती है। अपने गांव में भी आपने देखा होगा, बाबू बनते ही बाद में पूरे गांव में वो बाबूजी हो जाता है ना। पूंछ तो होती है, सीधी सी बात है। कंप्यूटर का उपयोग तो 4th ग्रेड के कर्मचारी को कंप्यूटर का उपयोग न के बराबर होता है, या कहने का मतलब है कि बहुत कम कंप्यूटर पर इनको काम करना पड़ता है। लेकिन LDC बनते ही आपका दिन भर आपको कंप्यूटर पर, MS ऑफिस में, राजकाल जो पोर्टल है उसके ऊपर दिन भर आपको कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है ना। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे 4th ग्रेड कर्मचारी और जो LDC 5 साल बाद में जैसे आपका प्रमोशन होगा, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस